मल्टी प्रोसेसिंग द थिंग्स, राइट। तो जो बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो आपस में तालमेल करके मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका तालमेल होना जरूरी है। सपोज यू आर ऑल्सो हियरिंग म्यूजिक while programming on your computer, so you are doing two things or more than one thing, so your computer is performing multitasking operation. So अगर मान लो कि तुम्हारे साउंड में कोई इश्यू आ गया या साउंड जो है वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं हुआ तुम्हारे कंप्यूटर से, सेम कंसेप्ट जब तुम सिंक्रोनाइजेशन थ्रेडिंग में अप्लाई करोगे और एक थ्रेड जो है वो दूसरे से सिंक्रोनाइज नहीं होएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक मेथड कल जो है हमारा छूट गया था, दैट इज कॉल्ड स्टॉप मेथड, है ना। उसे स्टॉप मेथड मेरे को याद आया, ये कर लेते हैं, इसके बाद हम जो है सिंक्रोनाइजेशन फिनिश करेंगे। कल से जेनरिक और कलेक्शन करेंगे, सो इस वीक जेनरिक कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आने वाले मंडे ट्यूसडे का ये प्लान मैं आपको बता दूंगा सैटरडे वाली क्लास में। अभी देखते हैं कि स्टॉप मेथड कैसे काम करता है, ठीक है। तो स्टॉप मेथड करता क्या है? सबसे पहले स्टॉप मेथड करता है किल करता है थ्रेड एग्जीक्यूशन को, किल द थ्रेड एग्जीक्यूशन, इट किल द थ्रेड एग्जीक्यूशन, फाइन, इट किल द थ्रेड एग्जीक्यूशन। तो जब कभी भी आप स्टॉप मेथड यूज करोगे, जो एग्जीक्यूशन चल रहा होगा उसको वो किल कर देगा, ठीक है। कैसे करेगा इसका एक एग्जांपल देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम द डिफरेंट एग्जांपल्स अवेलेबल ऑन द sites like tutorialpoint.com and java t point. लेट्स सी अ सिंपल एग्जांपल जो अभी हम करते हुए आ रहे हैं। तो हमने मान लो एक क्लास लिया है, ठीक है, क्लास ए लिया और एक्सटेंड्स थ्रेड कर लें ताकि इसमें थ्रेड की क्वालिटी आ जाए, सही है। अब यहाँ पे इसके अंदर एक मेथड होगा यूज, आपको भी पता है वो मेथड कौन सा था, पब्लिक वॉइड रन, पब्लिक वॉइड रन ये मेथड था, ठीक है। अब मान लो हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाया है, फॉर लूप int i equals to 0, I is less than 5, I प्लस प्लस, ठीक है। और जहां पे आप स्लिप मेथड लगाते थे, ठीक है, तो यहाँ पे एक और करली ब्रेसेस दो आप लगाते थे यहाँ पे कि इफ i इक्वल्स टू 2, इसको करते थे क्लोज और फिर यहाँ लगाते थे स्लिप मेथड, याद है? ऐसे याद होगा आपको, मैंने बताया था स्लिप मेथड, इल्ड मेथड। तो ऑफ कोर्स स्टॉप मेथड भी यहीं पे आएगा, तो आपने लगा दिया यहाँ स्टॉप ये मेथड, देख रहे हो मैंने हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे आपने लगाया स्टॉप मेथड। अब स्टॉप मेथड यहाँ पे लगाने के बाद आप आते हो नीचे, फिर आप लिखते हो SOPLN, ठीक है, और SOPLN के अंदर आप लिखते हो A, ठीक है। तो इन रनिंग कंडीशन A और I है, ठीक है, इसके बाद अपन इसको कर देते हैं क्लोज। यहाँ तक जो है वो ध्यान से देखो,
इजी है जैसा हम करते आ रहे थे। अब यहाँ से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन शुरू होगा, यहाँ से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन शुरू होगा और ए क्लास का तुमको एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आपने बना लिया ए, कोई दिक्कत नहीं। और चूंकि एक्सटेंड मेथड है तो ए डॉट स्टार्ट, जैसे ही आप मेन मेथड के अंदर ए डॉट स्टार्ट को कॉल करोगे ये सीधा पहुंचेगा वॉइड रन के पास। ठीक है, तो यहां जो तुमने लिखा है ना, यहां जो तुमने लिखा है इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये थ्रेड जो है किल्ड हो गया। ठीक है, स्टॉप मेथड यूज करके हमने थ्रेड को किल कर दिया। अब जो तुमने यहाँ पे रूल्स लगाए हैं, जैसे मान लो कि ए डॉट स्टार्ट वगैरह, ये सिंपल है सारे जो हम करते आ रहे हैं, है ना। तो इसका आउटपुट क्या आएगा कि पहले तो ये जो है I0 प्रिंट कर देगा, है ना। इसका आउटपुट क्या आएगा कि ये ए के अंदर जो उसका स्टेटस है आई का, उसको 10 प्रिंट करेगा क्योंकि 0 से शुरू आता है ना। फिर 1 प्रिंट करेगा, फिर आता है 2 पे आके जैसे ही ये 1 के बाद जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और अगर तुम 2 थ्रेड के लिए करोगे तो वो 2 थ्रेड के लिए वैसे ही काम करेगा। तो स्टॉप मेथड जो है वो थ्रेड को किल करता है, ठीक है, उसको वहीं पे स्टॉप करता है। उस पॉइंट के आगे चीजें जो हैं वो बढ़ती नहीं है। ठीक है, अब ये तो हो गया थ्रेड 1 के लिए। यही काम जो है वो थ्रेड 2 के लिए करोगे तो j इक्वल्स टू 2 कर देना, जो कल तुम्हें मैंने प्रोग्राम बताया था उसी में चेंज कर देना। ठीक है, तो वापस उस प्रोग्राम पे भी चलता है। ठीक है, क्लास एक्सटेंड दिस। ठीक है, ये तो लाइव के लिए था, ये एक सिंपल प्रोग्राम है। ये एक्सटेंड वाला है, तो क्या करें यहाँ पे, स्लिप की जगह स्टॉप लिख दिया, चलेगा। अब देखो, यहाँ पे है I2, तो स्लिप की जगह लिख दिया स्टॉप मेथड, सॉरी मेथड, और यहाँ j है तो यहाँ j हो जाएगा, सॉरी, और फिर स्टॉप मेथड। ठीक है, तो चूंकि ये अनप्रेडिक्टेबल होता है तो कभी I का स्टेटस प्रिंट करेगा, कभी j का करेगा। ठीक है, कभी I को स्टॉप करेगा, कभी j को। इसमें तुम ये भी कर सकते हो कि j को स्टॉप मत करो, है ना। इसको हम बना देते हैं कमेंट। तो आप देखना j वाला जो है वो पूरा प्रिंट करेगा, वो स्टॉप नहीं होएगा, और I वाला जो है वो स्टॉप हो जाएगा। जहां पे आप इसको अप्लाई करोगे वहां पे ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें और कुछ खास ऐसे नहीं पढ़ना, इसके बाद हम सिंक्रोनाइजेशन शुरू करेंगे। जावा टी पॉइंट,
ठीक है, तो इसका यही स्ट्रक्चर है जैसे उसका था, पब्लिक वॉइड स्टॉप, ठीक है, जैसे पब्लिक वॉइड इल्ड था, जैसे पब्लिक वॉइड स्लिप था, ठीक है। इसने एक स्लिप का एग्जांपल लेके बताया। आई होप इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, वहां कंडीशन लगा के बताया था। यहाँ एक सिंपल प्रोग्राम है, देखो मैं इसको उस पर लेके आता हूँ ताकि तुम्हें ये क्लियरली विजिबल हो। कंडीशन जहाँ पे लगा के यूज करना है वो तो अपने को पता चल गया है ना। अब जहाँ पे डायरेक्ट यूज करना है वो भी देख लेते हैं। ये एक सिंपल प्रोग्राम है स्टॉप का, देखो ठीक है। पब्लिक क्लास में स्टॉप नाम लिया है, आप यहाँ पे ए दे सकते हो, चलेगा। वर्ड रन सब कुछ सेम चल रहा है, ठीक है। ट्राई के अंदर इसने स्लिप यूज कर लिया है ताकि इतने टाइम के बाद जो है ये बंद हो जाए, और स्लिप हमेशा ट्राई और कैच के अंदर यूज होता है, ठीक है। ये वाला लाइन देखो, जैसे सेट प्रायोरिटी होता है वैसे गेट नेम होता है। गेट नेम बताता है कि भाई किसके अंदर ये है ना, इसका पेरेंट कौन सा है, और कुछ नहीं करता ये। चाहो तो हटा भी सकते हो स्लिप वाला पूरा। फिर यहाँ पे आता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, सिंपल, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन चूंकि ये एक्सटेंडेड थ्रेड है ना, मैं ये आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये सारे जो है एक्सटेंडेड थ्रेड हैं, तो उसके ऑब्जेक्ट हैं तो डायरेक्ट बन जाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही सीखा है आपने अभी। तो जावा स्टॉप जो था वो एक्सटेंडेड क्लास था, तो उसका पहला ऑब्जेक्ट बनाया इसने, तो हमने उस क्लास का नाम ए रख दिया था, तो मैं यहाँ पे भी ए कर देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। उसके 3 ऑब्जेक्ट बना लिए इसने, है ना। तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, देख रहा हो। इसके रेफरेंस में ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ए को एक्सटेंड करा लिया था थ्रेड से, अब थ्रेड के सारे ऑब्जेक्ट बन गए, तो 3 थ्रेड बना लिए इसने ए क्लास के, ठीक है। T1 T2 T3, ठीक है। रन किया, T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट। अब चूंकि ये तीनों एक ही थ्रेड का है, ठीक है। और T3 जो तुमने बनाया है उसको तुमने डॉट स्टॉप से एक्सेस किया, ठीक है। तो पहला जो तरीका था मैंने बताया था, एक वो था, और एक ये भी है कि तुम डायरेक्ट जो है उसके जो ऑब्जेक्ट तुमने बनाया है उसमें डॉट स्पेसिफायर लगा के उसको स्टॉप कर सकते हो, तो T3 विल बी स्टॉप देन, फाइन। तो ये सारे प्रोग्राम जो है वो आप रन करा के देखना, और इन केस कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताना। तो आई हैव gone through with all the methods what in your syllabus they ask for get finish. uh, so after this particular method, ठीक है, ये 2 तरीके थे जो मैंने आपको बताया। इसको वापस रन करके देख लेना अपने जेडीके में, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे गीक्स फॉर गीक्स पे, पर सब ऐसा ही चलेगा, जैसे स्लिप मेथड चलता है वैसे स्टॉप मेथड चलता है, ठीक है। जिस पे स्टॉप लगाओगे सिर्फ उसी पे स्टॉप लगेगा, जिस कंडीशन पे स्टॉप लगाओगे सिर्फ उसी पे स्टॉप लगेगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सिंक्रोनाइजेशन।
फाइन, पढ़ते हैं सिंक्रोनाइजेशन इन जावा होता क्या है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि तालमेल बोलते हैं इसको, सिंक्रोनाइजेशन इन जावा, यानी कि आपस के जो तालमेल होते हैं, है ना। तो ये बेसिकली एक मॉडिफायर है। बेसिकली क्या है, ये एक मॉडिफायर है। सिंक्रोनाइजेशन इन जावा इज बेसिकली ए मॉडिफायर। अब ध्यान से देखना क्यों यूज होता है और कहाँ इसकी खामियां हैं और कहाँ इसका जो है वो गुड पॉइंट है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट है कि इट इज यूज्ड फॉर डाटा इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूँ डाटा। डीबीएमएस आपने पढ़ा होगा या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अभी आप पढ़ रहे हो तो डेटा इनकंसिस्टेंसी शायद आपको कंसेप्ट आया होगा। तो इट इज यूज्ड फॉर डेटा इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर डेटा इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम, पहला। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, अब मैं आपको वन बाय वन ये भी बताऊंगा कि डाटा इनकंसिस्टेंसी क्या है लेकिन पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। अप्लाइड ओनली ऑन मेथड्स एंड ब्लॉक, applied only on methods and blocks। ठीक है, और इसमें क्या ऐड कर दें एक पॉइंट, इट कैन नॉट अप्लाइड ऑन क्लास एंड वेरिएबल, can't be applied on class and variables। Fine, so it is used for data inconsistency problem. It can be applied on only methods and blocks. Fine, can't be applied on class and variables। Getting my point? So these are the 3 points. The fourth point could be कि जहां पे जो सिंक्रोनाइजेशन होता है ना, जहां पे आप सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज करते हो, फाइन, वहां पे उसको आप इसलिए यूज करते हो, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड in Java, synchronized keyword in Java, I mean, is used to create a block of code। ठीक है, एक ब्लॉक ऑफ कोड बनाता है ठीक है, और वो ब्लॉक ऑफ कोड दैट ब्लॉक इज कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन। याद रखना, क्यों बोलते हैं ये भी मैं बताऊंगा। So it is used for data inconsistency. We will see how it rise. Fine. Then it is used applied only on methods and blocks. Fine. Then it can't be applied on class and variables. It cannot be applied on class and variables. Then there is a synchronized keyword in Java is used to create a block of code। एक ब्लॉक बनाने के काम में आता है और उस ब्लॉक को हम क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं। उस ब्लॉक को हम क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि टू एंटर क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, लास्ट पॉइंट है, टू एंटर क्रिटिकल सेक्शन थ्रेड नीड टू ऑब्टेन, जो थ्रेड बनाया आपने, नीड टू ऑब्टेन corresponding object lock, corresponding object lock। ये अगर आपने डेडलॉक पढ़ लिया है ओएस में तो इसको समझ पाओगे।
Fine. So this is the basic summary of what is synchronization in Java and why we are use this keyword synchronized. So for providing synchronization in different threads or different processes running concurrently or executing concurrently, we use this synchronization method by using a keyword called synchronized which will use to create a block of code. उस ब्लॉक ऑफ कोड को अपन बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, उस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए थ्रेड को क्या ऑब्टेन करना जरूरी है, दूसरे ऑब्जेक्ट का लॉक, करस्पॉन्डिंग लॉक। यानी कि दूसरा ऑब्जेक्ट जो है, दूसरा थ्रेड जो है वो कब फिनिश होएगा, वो जैसे ही फिनिश होएगा तो ये फिर अपना काम एग्जीक्यूट करेगा एंड सो ऑन। देयर आर डिफरेंट केसेस, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो है सिंक्रोनाइज्ड और इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास कर दो एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब ये ब्लॉक है तो ट्राई की तरफ ओपन भी होगा और क्लोज भी होएगा। ठीक है, और अगर ओपन होगा और क्लोज होगा तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट भी पास होएगा, बहुत सारे। चलेगा, तो ये सिंपल सा लॉजिक है सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक का। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत हो? अब मैं आपको बताता हूँ कि डेटा इनकंसिस्टेंसी कैसे राइज होता है, फिर हम आएंगे कि आगे कोडिंग वाले पार्ट पे। पहले हम देखते हैं कि डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होता है। आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉन थ्रू विद सच concepts in OS, but I'll discuss it with you with a simple example what we are going through in a very um, in daily life. Fine. So suppose there is a method called T1. Fine. और एक मेथड है M। ठीक है, फिर देर इज अ मेथड कॉल्ड T2। फाइन। देख रहे हो स्क्रीन पे T1 एक मेथड है। ठीक है, और T2 भी एक मेथड है। ठीक है, और T1 और T2 दोनों जो है वो एक्सेस कर रहा है किसको, M को। यहाँ लिख सकते हैं both T1 and T2 accessing method M। चलेगा? अभी चलेगा? सही है, दोनों मेथड जो है वो M को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे केस में कि जब दोनों एक ही मेथड को एक्सेस कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, डेटा आउट जो आउटपुट है वो इनकंसिस्टेंट हो सकता है। ठीक है, जो डेटा है और आउटपुट है कैन बी इनकंसिस्टेंट। फाइन।
और अभी भी क्या है यहाँ पे जो स्थिति है कि M1 जो है वो एक्सेस हो रहा है दोनों मेथड से, T1 और T2 से। सही है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। सपोज वी आर हैविंग 1,000 रुपीज इन आवर अकाउंट। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। Can you see that? So we are having a method. I mean, ATM के अंदर हमारे जो है वो 1,000 रुपीज है, और T1 जो है, ठीक है, T1 चाहता है कि मैं इसमें से 600 रुपये निकाल लूं, और T2 जो है वो चाहता है कि मैं इसमें से 500 रुपये निकाल लूं। एंड बोथ आर accessing the account at the same time, not at a very different time. तो जब सेम टाइम में ये 600 रुपये निकला, ठीक है, और ये उसी टाइम में इसने भी जो है वो एक्सेस किया, तो फर्स्ट विड्रॉ के बाद एट द सेम टाइम कंकरेंट, आप पढ़ोगे इसको डीबीएमएस में और शायद ओएस में भी पढ़ा होगा, कंकरेंट ट्रांजेक्शन अगर करोगे, है ना, सेम टाइम पे, तो ये आपको एम के अंदर अभी भी 1,000 रुपीज ही दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि अपडेट होने का टाइम ही नहीं दिया तुमने। ठीक है, अब तुमने इसमें 500 रुपये मांगे, है ना, और ये इसके पास पैसे अभी होंगे नहीं, तो ये तुम्हारे को यहाँ पे जो डेटा है वो क्या हो गया, डेटा इनकंसिस्टेंट। क्योंकि ये तुम्हारे डिमांड तो पूरे कर नहीं पा रहा है, और एक गलत जो है वो डेटा जो है वो तुम्हें भेज रहा है। सपोज आई एम सेंडिंग यू एग्जाम्स डेट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स ऑफ योर एग्जाम, फाइन, एंड यू आर गेटिंग ओनली 4 सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे डेटा लॉस हो गया ना, मैंने तो तुम्हें 5 का भेजा और तुम्हारे पास 4 ही पहुंचा, तो डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया, डेटा इंटीग्रिटी का लॉस हो गया। तो ये सारी चीजें तुम आगे पढ़ोगे, तो यहाँ पे डेटा इनकंसिस्टेंट होने का मतलब यही होता है कि अगर मान लो कि मैं अलग अलग समय पे निकाल रहा हूँ पैसे, जैसे आज सुबह मैंने 600 रुपये निकाल लिए, वो अपडेट ऑपरेशन हुआ और वो बताया कि अब 1,000 में से जो है 600 चले गए, अब 400 रुपये ही बचा है, तो 500 जब निकालोगे तो बताएगा कि इनसफिशियंट बैलेंस, फाइन। लेकिन अगर वो चीजें कंकरेंटली चल रही हैं, ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन शुड मस्ट बी देयर, फाइन, और वो तालमेल जो है वो वहां पे तब दिखना चाहिए जब जरूरत हो। ठीक है, तो वो जब तक अपडेट ही नहीं हुआ तब तक वो दूसरा वाला भी जो है वो मांग रहा है अपने पैसे, तो ना तो वो पैसे दे सकता है क्योंकि उसमें 1,000 रुपये ही थे, अब 400 रुपये ही बचे थे 600 निकलने के बाद, और ना वो ये बता सकता है कि बिना अपडेट हुए हुए कि इसमें से 1,000 रुपये से कम हो गए हैं। समझ रहे हो, देयर आर एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी आएगा, और सिस्टम जब है तुम्हारे को राइट आंसर ना दे पाए डेटा के बारे में, सो देयर इज अ डेटा इनकंसिस्टेंसी व्हेन two or more than two method I mean threads or process accessing the same method, fine, and at the same time concurrently। अब हमें ये देखना है कि जब सिंक्रोनाइजेशन नहीं था तो क्या होता है, और जब सिंक्रोनाइजेशन होगा तो क्या होगा। ठीक है, जब सिंक्रोनाइजेशन नहीं था तो क्या होगा, तो अभी देखते हैं। Problem without synchronization, the next topic is problem without synchronization। Problem without synchronization।
फाइन। अब इसके अंदर देखते हैं, एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं। हमने लिया एक प्रोग्राम क्लास है, ठीक है। और क्या करें अभी, इसके अंदर एक मेथड बना देते हैं। तो हमने ले लिया void और मेथड का नाम दिया add new और int i पास किया इस मेथड में, ठीक है। यहाँ पे इसको ओपन करा, लिखा थ्रेड t थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, मतलब जो करंट में चल रहा है, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। सही है। और इसके अंदर जो है वो हमने मान लो थ्रेड डॉट करंट थ्रेड के बाद फॉर लूप लगा दिया। फॉर लूप फॉर लूप इंट आई इक्वल्स टू, अच्छा आई लिया हुआ है हमने पहले, तो इंट एन इक्वल्स टू 0, फिर n इज लेस देन 5, फिर n फिर हमने यहाँ पे क्या लिया, n प्लस प्लस, क्लोज करा। ठीक है। अब यहाँ पे SOPLN करते हैं। SOPLN में ये डाल रहा है t डॉट गेट नेम, मतलब जो इसका नाम है, मतलब t डॉट गेट नेम, ऐसा एक प्रोग्राम है। गेट नेम मेथड लगाया है अपन ने। और t को प्रिंट करा लेते हैं, t ऑब्जेक्ट है ना, तो t प्रिंट करा दिया। इसको कर दो क्लोज, बाहर आ जाओ, ठीक है। और इसको भी यहाँ से क्लोज कर दो। अब आता है एक और क्लास लेते हैं, तो यानी क्लास बी एक्सटेंड्स, सॉरी, क्लास बी एक्सटेंड्स थ्रेड, ठीक है। दूसरा, पहले क्लास ए बना लिया और क्लास बी जो है उसमें हम बोल रहे हैं एक्सटेंड्स थ्रेड। अब वहां पे जो तुमने ऑब्जेक्ट क्लास ऊपर बनाया था वो लिखा तुमने ए, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया स्मॉल ए, ठीक है। और फिर न्यू, ठीक है। अब इसके अंदर अपन ने बना लिया पब्लिक void रन, ठीक है। इसके अंदर बना लिया ए का ऑब्जेक्ट वापस A1 न्यू ए, और यहाँ पे अपन ने पास किया A1 डॉट एड न्यू, ऊपर में बनाया था अपन ने, और आर्ग्यूमेंट में पास किया n की जैसे चला रहे थे ना उसको, तो i पास था उसमें, तो यहाँ पे हमने i पास कर दिया, ये सीधा उसके पास जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सिंपल चल रहा है, ठीक है। पहले उसका थ्रेड बनाया उस क्लास का, और फिर उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। वाइड रन के अंदर ये सारा चीज हो रहा है, ध्यान रखना। तो जब स्टार्ट कॉल होगा तो वो वाइड रन के पास आएगा,
ठीक है, void run के पास आएगा तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब यहां से शुरू होता है क्लास सिंक्रोनाइजेशन टेस्ट, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया बी का ऑब्जेक्ट, बी इक्वल्स टू न्यू बी, ठीक है। अब एक नया ऑब्जेक्ट बनाया थ्रेड T1, थ्रेड T1 इक्वल्स टू, ठीक है, न्यू थ्रेड और बी पास कर दिया, न्यू थ्रेड और उसके अंदर सॉरी बी ऑब्जेक्ट पास कर दिया। सही है। अब इसमें लिखते हैं अपन T1 डॉट सेट नेम। तो T1 तुमने अभी बनाया था ऊपर में ना एक ऑब्जेक्ट, T1 डॉट सेट नेम अगर लिखोगे, यानी कि कुछ नाम देना उसको, ठीक है, जैसे सेट प्रायोरिटी करते थे, और उसके अंदर तुमने उसका नाम दे दिया T1, ठीक है। फिर T2 सेट नेम, T1 सेट नेम बी। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर दो, ये बी कुछ भेज के इसने दो थ्रेड बनाए थे, कॉपी, ठीक है, एक और थ्रेड बनाते हैं अपन, इस थ्रेड का नाम रखेंगे अपन T2, तो थ्रेड T2 न्यू थ्रेड बी, ठीक है, दोनों में सेम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं बी ऑब्जेक्ट। अब दूसरा ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे T2 हो गया है तो यहाँ लिख सकते हैं T2 डॉट सेट नेम, और यहाँ पास कर सकते हो इसका नाम T2, चलेगा। अब यहाँ पे T2 वाला काम हो गया तो दे सकते हैं T1 डॉट स्टार्ट, जैसे अभी तक सारे प्रोग्राम में देते हुए आए हैं, फिर यहाँ पे सिमिलरली T1 को स्टार्ट करोगे फिर T2 डॉट स्टार्ट कर दो एंड सो ऑन, चलता रहेगा जितने मेथड लगाओगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है विदाउट सिंक्रोनाइजेशन, ये देख लो एक बार, क्लास सिंक्रोनाइजेशन टेस्ट यूज करा है लेकिन विदाउट सिंक्रोनाइजेशन है, सिंपल सा प्रोग्राम। और एग्जांपल अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मली जो है ये हम क्यों बना रहे हैं सिंक्रोनाइजेशन, ये हमेशा याद रखना कि यहाँ पे हमने क्यों पास किया है दोनों में बी ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि हम एक ही मेथड को दो थ्रेड से जो है T1 और T2 दो थ्रेड्स जो है वो एक्सेस कर रहा है सेम मेथड को, सेम ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो सेम ऑब्जेक्ट को कर रहा है तो वहां पे दिक्कत आनी है ना, डेटा जो है वो जो वैल्यू है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब एड न्यू के अंदर गया 100, ठीक है, तो 100 गया और वो पहुंचा यहाँ पे SOPLN पहले वाले में जहाँ पे गेट नेम था, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा वो I+N, ठीक है, देख रहे हो, सिंपल। तो I में गया 100 सबसे पहले, और फिर N की वैल्यू हो गई 0, तो पहले 100 प्रिंट करेगा, फिर 101 प्रिंट करेगा, और ये चलता जाएगा, ठीक है। तो
अब ये तो था विदाउट सिंक्रोनाइज्ड। अब यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक अगर यूज करें तो यहाँ ऐड न्यू से पहले, ताकि ये सब एक्सेस कर पाए इसको, है ना, एक बार में सब कोई एक्सेस इसको कर पाए, तो ये जो void add new आपने बनाया था वहां पे लिखोगे synchronized void add new। ठीक है, ये विदाउट सिंक्रोनाइजेशन है इनकंसिस्टेंट डेटा के लिए। ठीक है, अभी आप इसमें लगाओगे अगर इस ब्लॉक के आगे void add new कर देते हो, ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड void, यानी कि आपको सिर्फ यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज करना है। ठीक है, और ये स्मॉल में होएगा। मैं इसको सेव करता हूं। ठीक है, अब ये ब्लॉक जो है वो इनकंसिस्टेंट डेटा नहीं देगा। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन मतलब कि पहले जो है एक एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर दूसरा एग्जीक्यूट होगा, है ना, कंकरेंटली अगर हम किसी चीज को करें तो पहला वाले को वो वेट कराता है और फिर दूसरे वाले को वो प्रोसेस करता है, ताकि कोई इनकंसिस्टेंसी ना आए हमारे आउटपुट के अंदर। ठीक है, जो मल्टी थ्रेडिंग में बहुत होता है। तो मल्टी थ्रेडिंग के जो डेटा है उसको प्रिडिक्टेबल बनाने के लिए हम ये सिंक्रोनाइजेशन यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके जो वीक पॉइंट्स हैं उसको जानने से पहले, ठीक है ना, इसके जो वीक पॉइंट्स हैं उसको जानने से पहले हम एक बार इसको देख लेते हैं कि जावा टी पॉइंट में इसके लिए क्या कहता है और उसमें क्या मेथड जो है वो यूज कर रहा है। दिस इज अ concept of synchronization and we will get back to what is problems with synchronization. Fine, with examples we will see. ठीक है, थोड़ा थ्योरी टाइप था ये। थ्रेड जो है एक दूसरे के इंटरफेरेंस ना करे। ठीक है, प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन हो सकता है, थ्रेड का सिंक्रोनाइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे थ्योरीज थे। लॉक्स कैसे होते हैं, डेडलॉक्स कैसे बनते हैं। ठीक है, अब देखो, मेथड जब सिंक्रोनाइज नहीं था, मतलब हमने जो मेथड पढ़ा है अभी उसी का एक दूसरा एग्जांपल ले लिया। ये आपके विजिबल है, एक बार बताना, या मैं इसको है ना यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, ये प्रोग्राम मैंने आपको बता के बताया था। अभी यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम देखो जो जावा टी पॉइंट के अंदर दिया हुआ है। इसको मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट। यहाँ लिखा है प्रोग्राम, इसके साइज जो है वो मैं बढ़ा देता हूँ ताकि आपको ये दिखे। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना, सेम प्रोग्राम है। ठीक है, आई होप इट विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन। तो मेथड जो है वो पहले सिंक्रोनाइज नहीं है, देख रहे हो, प्रिंट टेबल, टेबल प्रिंट करना है अपने को। ठीक है ना, तो ये वाला मेथड जो है अभी सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। तो यहाँ पे अगर सिंक्रोनाइजेशन यूज करोगे तो क्या करोगे, सिर्फ सिंक्रोनाइज्ड लगा दो। ठीक है, स्पेस आएगा यहाँ पे, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड।
So it was not before synchronized, now it is synchronized. Fine, it's synchronized now. सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड नहीं था तो नहीं था, तो एक टेबल नाम का क्लास बनाया जिसको 1 से लेके 5 तक चलाया, ठीक है। और सिस्टम आउट एसओपीएलएन के अंदर जैसे n प्लस आई किया था हमने लास्ट प्रोग्राम में, यहाँ पे हम चला रहे हैं n इंटू आई। सही है। ये थ्रेड स्लिप बस आपको स्लिप बताने के लिए कि क्या कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे एक 400 मिली सेकेंड के बाद पॉज आएगा जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा। डेफिनेटली अगर आप इसको 4000 कर दोगे तो आपको दिखेगा वो, ठीक है। अब स्लिप जो है वो हमेशा इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप इसको ट्राई कैच के अंदर यूज करें, तो इसको ट्राई कैच के अंदर यूज किया है। रिमेंबर स्लिप मेथड हमेशा ट्राई कैच के अंदर यूज होएगा, ठीक है। नाउ वी कम टू थ्रेड क्रिएशन, ठीक है। तो हमने एक क्लास बनाया, थ्रेड बनाया और उसमें थ्रेड में हमने एक उसका ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और प्रिंट टेबल नाम का जो मेथड हमने void रन के अंदर बनाया है उसमें हमने 5 पास कर दिया, ठीक है। फिर हमने दूसरा बनाया, ठीक है। और दिस डॉट टी का क्या मतलब होता था, अपन ने दिस पढ़ा था याद है। ये बताता था कि ये अभी वाला है जो चल रहा है, उसको बताते थे ना अपन, ठीक है। तो ये जो टी आपने बनाया है ये थ्रेड 1 को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। और सिंक्रोनाइज्ड कभी भी मेथड या ब्लॉक के लिए यूज होता है, क्लास और वेरिएबल के लिए नहीं, ठीक है। लेकिन थ्रेड के लिए, थ्रेड एक मेथड है तो यूज हो सकता है, हाँ। तो उसका एक ऑब्जेक्ट है टी, तो डेफिनेटली यूज हो सकता है, ठीक है। बट क्लास के लिए डायरेक्टली यूज नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, ये भी जो है वो नए मेथड को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। इसमें भी हमने जो है वो टी बनाया, सेम ऑब्जेक्ट एक्सेसिंग द मेथड्स। फाइन। अब इसके अंदर है प्रिंट टेबल 100, जहां वहां पे प्रिंट टेबल 5 था, यहाँ पे 100 है। अब यहाँ से तुम्हारा वाइड मेन वाला प्रोग्राम शुरू हुआ, ठीक है। टेबल नाम से तुमने वो थ्रेड बनाया था, उसका ऑब्जेक्ट बनाया तुमने, ठीक है। एक ही ऑब्जेक्ट बना, एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा ना। अब T1 जो बनाया तुमने वो उसका ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा है, और T2 भी जो है उसी के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा है। ये प्रॉब्लम है डेटा इनकंसिस्टेंसी का, देख रहे हो। बोथ आर एक्सेसिंग द सेम ऑब्जेक्ट ओबीजे। फिर आप दोनों को करा आपने स्टार्ट स्टार्ट, ठीक है। प्रोग्राम में कहीं से कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या किया, 5 पे गया, और याद रखना कि इसमें भी हमने सिंक्रोनाइज नहीं लगाया, इट इज विदाउट सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो विदाउट सिंक्रोनाइजेशन है तो ये क्या आउटपुट देगा, पहले जो है ये 5 प्रिंट किया, पहले इसने 5 प्रिंट करा यानी कि पहला वाला एसओपीएलएन, ठीक है। फिर दूसरे वाले पे आ गया, यानी कि कोई सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं है, जो जैसे आएगा वैसा ये करता जाएगा, ठीक है। फिर 100 वाला आया, फिर 5 जो है वो नेक्स्ट बढ़ा, फिर नीचे वाले पे कंट्रोल आया, तो 100 वाला जो है वो अपना मल्टीप्लीकेशन हुआ, 100 टू जा, फिर 5 थ्री जा, फिर 100 थ्री जा। तो 1 बाय 1 ऐसे हुआ जिसमें कोई तालमेल दिख नहीं रहा है, कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं दिख रहा है, इनकंसिस्टेंट डेटा आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये कभी भी प्रेफरेबल नहीं होता है कि सिंक्रोनाइजेशन तुम यूज करो। अब ये कह रहा है अब क्यों यूज नहीं करो, ये मैं बता रहा हूं। अगर तुम किसी मेथड को सिंक्रोनाइज डिक्लेयर करोगे तो सिंक्रोनाइज्ड मेथड होगा, ठीक है। और उसमें सिंक्रोनाइज लगा देने से कैसे आएगा डेटा आपका आउटपुट, कि पहले एक जो है वो खत्म होगा, तब तक दूसरा वेट करेगा, सिंक्रोनाइज्ड है वो, कि पहले इसको रन हो जाने दो, ठीक है। और फिर मैं रन होऊंगा, ठीक है।
तो वो कुछ ऐसा आउटपुट देगा। पहले 5 वाला पूरा रन होगा, ठीक है, 25 तक, और फिर 10 वाला पूरा रन होगा 25 तक, क्योंकि तुमने सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज किया हुआ है। देन वन मेथड विल वेट टिल द फर्स्ट वन विल गेट फिनिश। ठीक है, सिंपल ये कंसेप्ट है, कहीं कोई चेंज नहीं किया, सिंक्रोनाइज्ड करा, ठीक है, थ्रेड स्लिप वगैरह टाइम पास के लिए लगाया है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेट है। सेम ऑब्जेक्ट अभी भी एक्सेस कर रहा है, बट सिंक्रोनाइजेशन लगा देने से क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट को पहले फिनिश करेगा फिर दूसरे को करेगा। दैट्स ऑल। ठीक है, सेम प्रोग्राम, बस सिंक्रोनाइजेशन तुमको कहाँ पे यूज करना था ये मैंने बता दिया। आई टेक ओनली 5 minutes मोर। सो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट सिंक्रोनाइजेशन वी हैव टू रीड, सो यू नीड टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस नाउ। फाइन। सो अब देखते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन अलाउ क्यों नहीं है हमारे को पढ़ने के लिए। तो वो अलाउ इसलिए नहीं है, अब देखो, प्रॉब्लम विथ सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, चूंकि ये पहले वाला को पूरा प्रोग्राम को पूरा चला देता है तभी दूसरे पे जाता है, तो वेटिंग टाइम इंक्रीज करवाएगा। तो वेटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, वेटिंग टाइम इंक्रीज होगा। तो अगर वेटिंग टाइम इंक्रीज होता है तो कंकरेंसी रिड्यूस होगा, ठीक है, वेटिंग टाइम इंक्रीज होता है तो कंकरेंसी रिड्यूस होगा, ठीक है। अब कंकरेंसी रिड्यूस होगा मतलब एक बार में सारे प्रोग्राम नहीं चलेंगे ताकि इनकंसिस्टेंट डेटा नहीं आए, ठीक है, कंकरेंटली सारे रन नहीं होंगे, तो फिर परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम डिक्रीज होएगा। इसलिए बोलते हैं कि यूज नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरत है तब यूज करना चाहिए। इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू यूज दिस, इट इज नॉट अ गुड practice to use this. Fine. So these are the things, ठीक है, कैसे इसके ब्लॉक को यूज करते हैं। वी वांट टू सिंक्रोनाइज फ्यू लाइंस, फाइन। सो मेथड ब्लॉक इज यूज्ड, अगर मान लो कि जो लाइन है वो सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर यूज होगा, है ना, तो अपन लिखेंगे सिंक्रोनाइज्ड, इसमें ऑब्जेक्ट पास कर दो, यहाँ पे वो ब्लॉक बना दो, ठीक है, और इस ब्लॉक के अंदर जो है वो स्टेटमेंट्स पास होंगे, ठीक है। ये कब होगा, जब हम चाहते हैं कि किसी खास फ्यू लाइंस को ही हम कोड करें, पूरे मेथड को नहीं करें, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी एग्जांपल आपको अगर मिलेंगे तो कंफ्यूज मत होना। फाइन, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन let me share the screen with you.
There is a last concept I want to discuss with you. And the last concept is कि can we start thread twice, मतलब एक बार जो है वो थ्रेड चल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपके इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। अगर मान लो कि एक बार थ्रेड चल रहा है, ठीक है ना, मतलब क्लास है एक्सटेंड थ्रेड, सारे प्रोग्राम सेम है। मैं एक एग्जांपल ऊपर से उठा लेता हूँ तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये जैसे एग्जांपल देखो, जो मैंने पहली बार तुमको बताया था कि थ्रेड में क्या होता है। तो obj1 डॉट स्टार्ट चल ही रहा है, इसी में मैंने obj1 डॉट स्टार्ट वापस चला दिया, तो क्या होगा? कैन इट बी डन? आंसर इज नो। ठीक है, क्या करेगा ये? एक्सेप्शन एरर देगा। क्यों? क्योंकि बताएगा कि इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन। ठीक है, क्योंकि पहला वाला जो प्रोसेस है, देख रहा हो जो फर्स्ट, ये इस लाइन में है, इसको मैं ब्लैक कर देता हूं। ये वाला प्रोसेस अभी रनेबल स्टेट में है ना? अभी इस प्रोसेस को अलोकेट कर दिया गया है, सीपीयू अलोकेट हो गया है, ये रनेबल स्टेट के अंदर है। तो अगर एक रनेबल स्टेट के अंदर हो प्रोसेस पहले से ही, तो उसको वापस आप कैसे कॉल कर सकते हो, उसको वापस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो? सो कैन नॉट स्टार्ट थ्रेड, सेम थ्रेड ट्वाइस। Remember this. So that's all about the thread and multi-threading concepts, along with synchronization, alive, sleep, stop, yield, slip method. So आप प्रैक्टिस करो, और कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताना। एंड कोड क्वेश्चन भी करते रहो, कोड क्वेश्चन में कोई इशू हो तो सेंड मी दैट इशू, आई विल सॉल्व इट एंड सेंड बैक टू यू एंड एक्सप्लेन इट टू यू। ग्रुप में बता सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में है, आई विल सॉल्व इट। फाइन। कल से अपन जेनरिक और कलेक्शन शुरू करेंगे, बेसिक्स से शुरू करेंगे, और वी विल फिनिश इट ऑफ इन दिस वीक ऑल्सो ओनली। फाइन। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। थैंक यू।